बात बिहार के बेगूसराय में कल हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की। ये लोग अपना सही ढंग से ड्यूटी करें, क्योंकि क्षति हर वक्त आम आदमी को होती है। लगभग 8-10 आदमी को गोली लगा है। अपराधियों को लगता है तो हमारी सरकार बन गई। बहुत चिंता का विषय है और बिहार के लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग भयभीत हैं। जो बिहार के लोग हैं जो पलायन कर गए थे अपराध को देखकर, आज उनको वही पुराना दौर नजर आ रहा है। बिहार का बेगूसराय कल ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल गया। बाइक सवार दो गुंडों ने कल शाम 5 बजे के आसपास 40 मिनट तक 28 किलोमीटर तक जमकर खौफ मचाया। बाइक से दोनों गुंडे बेगूसराय के 4 थाना इलाके में घूम घूम कर फायरिंग करने लगे। फायरिंग में एक शख्स की जान चली गई, जबकि 9 जख्मी बताए जा रहे हैं। गुंडों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 4 तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि पुलिस की नाकेबंदी भी की गई, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इन बाइक सवारों का कोई पता नहीं चल पाया है। सीसीटीवी में इनकी तस्वीर कैद हुई है। सन्नाटे को चीरती सायरन की आवाज, देर शाम को हाईवे पर लोगों की भीड़ और पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी। बिहार के बेगूसराय की ये तस्वीर है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने मंगलवार की शाम घूम घूम कर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए ऐसा कोहराम मचाया कि इसकी गूंज बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार को लंबे समय तक दहलाती रहेगी। सीसीटीवी की तस्वीरों में कैद ये वो 2 बदमाश हैं जिन्होंने मंगलवार की शाम फायरिंग कर पूरे बिहार को दहला दिया। फायरिंग की शुरुआत शाम 5 बजे बेगूसराय के मल्हीपुर चौराहे से हुई और इसके बाद नेशनल हाईवे 28 पर निकले इन बदमाशों ने 4 थाना क्षेत्रों में कई जगहों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। सुनिए पहली गोली खाने वाले चश्मदीद का बयान। मल्हीपुर चौक पर आइसक्रीम बेच रहे थे सर, ठेला लगाकर बेच रहे थे आइसक्रीम, मतलब बैठल थे ठेला के ऊपर पे। वो आया, किधर से आया नहीं आया, एकदम तरतरीने गोली चल गया। हमको टांग में लगा, हम गिर गए। सब आदमी उधर का पकड़ा हमको कि गोली लग गया। फुलवरिया, बछवाड़ा, तेघड़ा, चकिया, बेगूसराय के 4 थाना क्षेत्र में ये बाइक सवार 2 गुंडे फायरिंग कर तांडव मचाते रहे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अब सीसीटीवी की इस तस्वीर के सहारे बदमाशों की तलाश हो रही है। जो फुटेज हम लोग को अभी तक मिले हैं, हम लोग ने 3 टीमें बना के फुटेज का हम लोग एनालिसिस करवा रहे हैं और मैं भी उसी क्रम में फील्ड में निकला हुआ हूं। तो फुटेज में हम लोग को एक मोटरसाइकिल पे 2 अपराधी की उसमें देखते हुए मिले हैं, लेकिन इनकी जो पहचान है वो अभी हम लोग करवा रहे हैं। और हमारे जो पड़ोस के जिले हैं हमने उनको भी अलर्ट कर दिया है, उनसे भी सूचना मांगी है। तो हमारे जितने भी रास्ते पे सीसीटीवी फुटेज है हम लोग सबको चेक करा रहे हैं और मैंने 3 स्पेशल टीमें बना दी हैं इनकी रेड्स करने के लिए और हम लोग सभी जगहों पर इनकी रेड्स करा रहे हैं। गुंडों की फायरिंग में कुल 10 लोगों को इन बदमाशों ने गोली मारी, जिनमें से एक चंदन कुमार नाम के शख्स की मौत हो गई। फायरिंग की इस वारदात से लोगों में भारी खौफ और गुस्सा है। मृतक चंदन कुमार के परिजन और स्थानीय लोगों ने बरौनी थाना के पास मोती चौक पर प्रदर्शन किया। एसपी और पुलिस के आला अधिकारियों ने समझा बुझाकर आक्रोशित लोगों को शांत किया। ये अपने परिवार का सबसे अहम खंभा था। अपने परिवार को एक अकेले मतलब कमा करके पूरा परिवार का लालन पालन करता था, पोषण करता था, मजदूर आदमी था। हम चाहते हैं कि इनको जो है एक इनके घर में सरकारी नौकरी मिले। जख्मी लोगों का इलाज बेगूसराय के सिविल और निजी अस्पतालों में चल रहा है। जख्मी लोगों का हालचाल लेने देर रात बिहार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन पहुंचे। पुलिस ने पूरे शहर को सील कर दिया। एसपी से लेकर आईजी तक सड़कों पर आ गए। पास के जिलों को भी अलर्ट किया गया। कई जगहों पर नाकेबंदी की गई। पुलिस ने ताबड़तोड़ छापे भी मारे, लेकिन बाइक सवार इन बदमाशों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। पुलिस ने पास के जिलों को भी अलर्ट कर दिया है।
पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, नालंदा, लखीसराय जिलों में नाकेबंदी की गई। बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और वहीं बेगूसराय से सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से थोड़ी देर पहले दिल्ली से वो पटना पहुंच गए हैं, वो बेगूसराय पहुंच रहे हैं और गिरिराज ने बेगूसराय की वारदात पर नीतीश सरकार को जमकर निशाना साधा है। बेगूसराय की घटना बिहार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुख्यमंत्री जी बिहार में जब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम लोगों का कहना है रोपे बबुल तो आम कहां से हुए। जब मुख्यमंत्री जी जंगल राज पहले खुद कहते थे, लेकिन अब जंगल राज को जनता राज कहते हैं। नीतीश जी, क्या यही सत्ता के मोह में बिहार की जनता को आपने जंगल राज में धकेल दिया? क्या यही सुशासन है? बताइए, बिहार की जनता जवाब पूछ रही है। बताइए नीतीश जी, आपको मुख्यमंत्री के पद से तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बड़ी लोमहर्षक घटना लगातार, तो जंगल राज इसी को कहते हैं। यही जंगल राज, इसी के लिए जनता ने आपको मैंडेट दिया था। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे बेगूसराय से जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या समझ में आ रहा है, पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया? क्या वहां पर जो कानून व्यवस्था है उस पर एक तरीके से सवालिया निशान उठ जाए, यही मकसद था इस फायरिंग का? देखिए नेहा, ये जो घटना घटी है तकरीबन 45 मिनट के अंदर 28 किलोमीटर तक ये दो जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपराधी हैं, वो चल के आते हैं NH 28 और NH 31 पर। और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये बेगूसराय जिला और पटना जिले का सीमा है, ये बॉर्डर है। और आखिरी जो गोली है उन लोगों ने यहीं पर चलाई थी। और इस बात की भी आशंका जताई जा रही है, प्रथम दृष्टया जो पुलिस की जांच में आई है, कि दहशत फैलाने के इरादे से अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जहां उन लोगों ने 28 किलोमीटर तक जबरदस्त फायरिंग करते रहे, 10 लोगों को गोली मारी और उसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और बेगूसराय को इस समय जो है, इस समय सन्नाटे में है, कहीं न कहीं खौफ का माहौल पूरा पसरा दिख रहा है। और हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा भी हैं, जो बेगूसराय पहुंच गए हैं। विजय कुमार सिन्हा जी, क्या आपको लग रहा है इस घटना को देखकर अपराधियों के हौसले क्या बुलंद नजर आ रहे हैं? देखिए, अपराधियों के हौसले ही बुलंद नहीं है। ये आतंकवादी जिस तरह का खेल खेल रहा है और ये पूरी तरह से भयभीत बिहार को कर रहा है। आज बताइए कि इतने लंबे 30 से 40 किलोमीटर का सफर हुआ, 6 थाना आता है, कहां इनका पेट्रोलिंग था? सघन आबादी में पेट्रोलिंग होता है, दिन में भी पेट्रोलिंग होता है, कहीं कोई थाना, बीच में रोड पर भी कई थाने का ऑफिस है। इस तरह की घटना घटित हो रही है, सोशल मीडिया का युग है, सारा लोग हंगामा हो रहा है, कहीं कोई पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। ये सुशासन कहते हैं जनता का राज है। इस तरह से इनके पुलिस आप देखेंगे जाकर के तो ऐसे जगह खड़े रहेंगे जहां गाड़ी बालू जाएगा, गिट्टी जाएगा, बालू और दारू के चक्कर में ये साइड में खड़े रहेंगे, पैसे तसलेंगे। उसके मामले में ही इनका पूरी लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ करके पूरी वातावरण व्यवस्था बनी हुई है। ये जनता का राज है कह रहे हैं मुख्यमंत्री, तो ये जंगल राज को जनता राज बता रहे हैं। जब इन्होंने सिद्धांत की राजनीति को तिलांजलि देकर स्वार्थवाद, परिवारवाद के गोद में बैठ गए, अपराधियों के हवाले कर दिए, ये गुंडा राज है। ये पूर्णतः गुंडों के हवाले बिहार को कर दिए हैं। ये अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए देश की राजनीति करने चले हैं। बिहार संभला नहीं, बिहार को संभाल नहीं पाए और अब बिहार को गुंडों के हवाले करके ये देश की राजनीति करना चाहते हैं। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी और इनको 24 के पहले ही बिहार की जनता सजा दे देगी।
चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा अपनी बात रख रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह भी है नेहा कि कल शाम 5 से 6 बजे के बीच एक घटना घटी है। 14 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और आखिरी फायरिंग इसी इलाके में हुई थी जो कि बेगूसराय पटना का सीमा है, लेकिन अब तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बेगूसराय की वारदात से नीतीश सरकार पर बीजेपी हमलावर है। शहनवाज हुसैन और सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा इस वारदात को लेकर, सुनिए। अब यहाँ तो ऐसे फायरिंग हो रही है जैसे आतंकवाद के जिनों में पंजाब और कश्मीर में फायरिंग होती थी। 11 लोगों पर गोली चला दी गई, कई की हालत खराब है और कई इसमें देहांत भी हुआ है एक व्यक्ति का। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार किस दिशा की ओर जा रहा है? अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। बिहार तो क्या, हिंदुस्तान के इतिहास की पहली घटना होगी जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस प्रकार से गोली मारते हुए निकल गए और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाई। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, अपराधियों के हौसले बुलंद है। लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले रिव्यू मीटिंग किया था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। तो इसलिए बहुत चिंता का विषय है और बिहार के लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग भयभीत है। लोगों को लग रहा है कि फिर से कहीं पुराना दौर तो लौट कर नहीं आ जाएगा। बात करेंगे यूपी के शाहजहांपुर की, जहां पर नमाज को लेकर बवाल हुआ है। कोलकाता से अजमेर जा रहे जायरीन नेशनल हाईवे 24 की सड़क पर नमाज पढ़ने लगे, जिसे देखकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और हंगामा किया। पुलिस ने बस का चालान कर 17 नमाजियों का चालान किया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना रविवार रात की है। उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध है। सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों का कहना है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के नियम नहीं मालूम थे, जिसके चलते उनसे ये गलती हुई। नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे सब नीचे बैठो, नीचे बैठो। आप लोगों ने क्या गलती करी थी? नीचे बैठो, 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 नीचे बैठो। कान पकड़ो सब, कान पकड़ो। क्या करा था आप लोगों ने? बताइए क्या कर रहे? सड़क पे क्या कर रहे थे? क्यों पढ़ रहे थे? सड़क पे नमाज पढ़नी चाहिए। यूपी में बैन है, नहीं पढ़ सकते आप मस्जिद के अलावा कहीं नमाज। जी माफी चाह, माफी है बिल्कुल। दोबारा जी हरकत ना हो पूरी यूपी में कहीं नहीं। सर बढ़िया नहीं होगा, बंद हो गया है। नीचे बैठो, नीचे सब नीचे बैठो, माफी मांगिए, नीचे बैठो। माफी। आप लोगों ने क्या गलती करी थी? नीचे बैठो। ये परसों रात्रि की बात है। एक बस में कुछ यात्री थे जो वेस्ट बंगाल उत्तर 24 परगना से अजमेर जा रहे थे। एक ढाबे पर रुके हुए थे। उसी दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर विधिक कार्रवाई की गई थी। इसमें बस का चालान किया गया था और उन सबके चल के बनवाए गए थे। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे इस प्रदर्शन के लिए। इस बीच आपको बता दें कि आज विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की ओर से लखनऊ में किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि कई नेताओं को घर में कैद किया गया है। इसी के चलते विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा के बाहर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। शक्ति प्रदर्शन आज लखनऊ विधानसभा के बाहर होना है और उससे पहले जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो 100 विधायक हैं, उनमें से कई विधायकों को हाउस अरेस्ट किया गया है। लखनऊ पुलिस के जवान उनके घरों के बाहर बैठे हैं। आप देख रहे हैं बैक टू बैक गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं तो आपको तमाम पुलिस के जवान नजर आएंगे। और ये वो मनोज कुमार पांडे का घर है, जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे। मनोज कुमार पांडे जो विधायक हैं ऊंचाहार रायबरेली से, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी यूपी सरकार में रह चुके हैं और ये आज के प्रदर्शन को लीड करने वाले थे। हालांकि ये प्रदर्शन 4-5 दिन चलना है। 19 सितंबर से सेशन की शुरुआत होनी है, उससे पहले हर दिन चलेगा। एक दिन आज इनको लीड करना है, एक दिन इंद्रजीत सरोज लीड करेंगे, एक दिन कोई और लीड करेगा। तो तमाम चेहरे थे जिनको लीड करने के लिए बताया गया था। पर उससे पहले जितने प्रोमिनेंट फेसेस हैं, जिसमें रविदास मल्होत्रा हैं, मनोज पांडे हैं और तमाम अन्य चेहरे हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, उनको घर पर रखा गया, यानी कि पुलिस बाहर लगी है तो वो इस घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और ना ही प्रदर्शन में हिस्सा ले सकते हैं। आप देखिए, आपकी दूर तक नजर जाएगी, आप मेरे साथ आएंगे। यहाँ पर पुलिस ने चेयर्स डाल रखी हैं। रात में 12 बजे से यहाँ पर लखनऊ पुलिस के जवानों को लगाया गया है, जिससे कि नेता यहाँ से ना निकल पाए और प्रोटेस्ट जो है वो बड़ा रूप ना ले पाए और प्रोटेस्ट हो ही ना पाए। और यही आपको मैं दिखाऊंगा, फोर्सेस आगे तक लगी हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें बता रही हैं, उनके पास तमाम तरीके के इक्विपमेंट्स हैं जिससे कि रोका जा सके। जो यहाँ पर आप देखेंगे टीयर स्मोक
इनके पास टीयर गैस के गोले भी हैं, यानी कि क्योंकि इनको ऐसा लगता है प्रोटेस्ट अगर होता है तो कहीं ना कहीं जो है चीजें भड़क सकती हैं, हिंसा भड़क सकती है। इसके लिए पुलिस के पास टीयर गैस के गोले भी यहाँ पर हैं। पर अब देखना यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के एमएलए अपने घरों से निकलकर प्रोटेस्ट स्पॉट पर पहुंच पाएंगे या उनका प्रोटेस्ट एक बार फीका पड़ता फिर नजर आएगा। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक। के सर्वे के लिए टीम बनी तो सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। बीजेपी ने सफाई दी कि ये सर्वे मदरसों की बेहतरी के लिए है, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु और विपक्ष आरोप ये लगा रहे हैं कि मदरसों के मार्फत मुसलमानों को निशाना बनाने की ये साजिश है। अड्डे आतंकियों के बने हुए हैं, तो उनका सही निर्णय है कि उनकी जांच सही तरीके से होना चाहिए। मदरसों के ऊपर ऐसी आफतें आई कि बुलडोजर का खतरा हो रहा है। जो वहाँ के छात्र हैं उनको बेहतर सुविधा मुहैया हो और कैसे योजनाओं उन छात्रों को हम कनेक्ट कर जिन मदरसों में पढ़ाई जाती है तहसीर, जहाँ हदीस की तालीम मिलती है, बच्चों को शरिया का इल्म होता है, मंताक से मजहबी इतिहास का पता चलता है। उत्तर प्रदेश में वही मदरसा इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। मदरसों के सर्वे के आदेश पर सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि कोई गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को आधुनिकीकरण से जोड़ रहा है, तो कोई इसी बहाने आतंक वाला जुबानी बम फोड़ रहा है। दो बिंदु हैं, इसी दो बिंदु पे काम है कि कैसे जो वहाँ के छात्र हैं उनको बेहतर सुविधा मुहैया हो और कैसे योजनाओं से उन छात्रों को हम कनेक्ट कर सकें। तो इसके अलावा तीसरा कोई एजेंडा नहीं है। जो जहाँ पढ़ा रहा है वो वैसे ही पढ़ाएगा, उसमें ना कोई उनको मान्यता लेने की जरूरत है। अगर उनको भविष्य में कोई जरूरत ऐसी लगेगी वो अप्लाई कर सकते हैं, सरकार विचार करके उनको सुविधाएं देंगी। कोई उनको जरूरत ऐसी लगेगी किसी योजना से वो लाभ ले सकते हैं तो वो अप्लाई करेंगे, सरकार उनको वहाँ से फैसिलिटी देगी। योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं पहले ही कहता रहा हूं, तब मेरे बयान को विवादित कहा गया था। मैंने कहा मदरसा आतंकों के अड्डे आतंकियों के बने हुए हैं, तो उनका सही निर्णय है कि उनकी जांच सही तरीके से होना चाहिए। सर्वे को लेकर सरकार बार बार सभी आशंकाओं को गलत बता रही है। मदरसों के सर्वे को मुस्लिम छात्रों के लिए जरूरी कदम ठहरा रही है। सरकार की ओर से बाकायदा 11 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसके जरिए मदरसों की सारी जानकारी ली जाएगी। उसी आधार पर मदरसों की बेहतरी की कोशिश की जाएगी। लेकिन सर्वे शुरू होते ही तमाम नेताओं को अलग ही डर सता रहा है। कोई इसे साजिश बता रहा है तो कोई बुलडोजर वाली आशंका जता रहा है। मदरसों के ऊपर ऐसी आफतें आई कि बुलडोजर का खतरा हो रहा है और आसाम में चल भी रहे हैं। वो निजाम खत्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा, और जब इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो गुनाह भी करेंगे, और गुनाह करेंगे तो अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी हमारे ऊपर। अब ऐसे ही बयानों को लेकर यूपी में नई रार छिड़ी है। मदरसों के सर्वे पर नई तकरार छिड़ी है, लेकिन सरकार का रुख साफ है कि लोगों को ऐसे डराना बरगलाना बेकार है, क्योंकि मदरसों के सर्वे के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। अवैध गतिविधियां नहीं स्वीकार की जाती हैं। मदरसों के सर्वे का जो प्रयास है वह वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रयास है, और उस शिक्षा व्यवस्था के सुधार के प्रयास को लेकर के जो सवाल करते हैं वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके उन गरीबों को, उन बच्चों को पढ़ने से वंचित करना चाहते हैं जो आधुनिक शिक्षा पा सकते हैं, तकनीकी शिक्षा पा सकते हैं। मदरसों पर जो सर्वे हो रहा है, हम सभी संस्थाओं में उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में कानून का राज कायम करेंगे। कहीं भी अराजक या असामाजिक या गैर कानूनी गतिविधियां नहीं होने की इजाजत है, और सर्वे से किसी को डरना नहीं चाहिए। यदि गैर कानूनी नहीं है तो कुछ नहीं होगा, अगर गैर कानूनी है तो कार्रवाई। उधर सर्वे पर सियासत के बीच मदरसा संचालकों की अपनी दलील है। कोई सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, कोई पहले से ही मदरसों को आधुनिकता की राह पर बता रहा है। जो फेक वाले हैं उनको अलग किनारे करें तो बेहतर बात है। जो हम लोग एडेट है उसमें अगर दे तो बेहतर और बेहतर है। हम लोगों को मिलना चाहिए सुविधा उसका। तो आपको लगता है सुविधा मिलेगी तो बच्चों का भी भविष्य सिक्योर होगा? बेशक बेशक। सरकार सिर्फ टीचर की सैलरी देती है, तो कुछ न कुछ ऐसी सुविधाएं दे जिससे कि बिल्डिंग का हो और जो भी जरूरियात हो सिर्फ
जो बच्चों को यहाँ टीचर को मिलती है सरकार की तरफ से, वो बच्चों को वजीफा मिलता है, ड्रेस मिलता है और सैलरी मिलती है, लेकिन इसके अलावा और कोई चीज बिल्डिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए नहीं मिलता है। अगर इसमें हो जाए तो थोड़ा और सुधार हो जाए। पूरे प्रदेश में टीमों को 15 अक्टूबर तक मदरसों के सर्वे का काम पूरा करना है। जिस तरह से सर्वे की शुरुआत के साथ ही इस पर सियासत गरमाई है, साफ है कि ये राजनीति आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। मदरसों के नाम पर यूपी में जबरदस्त सियासी लड़ाई छिड़ेगी। वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। गुजरात में पूर्व सैनिकों की रैली पर पुलिस की सख्ती से एक पूर्व सैनिक की जान चली गई। इसके बाद भड़के पूर्व सैनिकों ने ऐलान कर दिया कि वो लाश को लेकर सचिवालय तक जाएंगे। सैकड़ों पूर्व सैनिक अस्पताल में घुस गए। किसी तरह पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत तेज है। गुजरात के गांधीनगर में ये सैकड़ों पूर्व सैनिक पुलिस से खफा हैं। और नारेबाजी करते हुए सचिवालय की तरफ बढ़ रहे हैं। आरोप है कि इस दौरान पुलिस की सख्ती की वजह से हार्ट अटैक से एक पूर्व सैनिक की मौत हो गई। इसके बाद पूर्व सैनिकों का गुस्सा भड़क गया और वो शव को सचिवालय ले जाने पर अड़ गए कि भाई ये पूर्व सैनिक और वीर नारियां यहाँ गांधीनगर में आना नहीं चाहिए और इनको कोर्डन करके ले जाओ, किसी भी तरह से उनको ले जाओ। और एक पूर्व सैनिक को पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज छाती के ऊपर किया और आज वो शहीद हो गया है। हम अभी उनको डेड बॉडी लेने जा रहे हैं, उसके बाद वो डेड बॉडी लेके सचिवालय के अंदर घुसेंगे। पूर्व सैनिक की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भी बड़ी तादाद में पूर्व सैनिक जमा होकर नारेबाजी करने लगे। कुछ पूर्व सैनिक अस्पताल में भी घुस गए और हंगामा किया। मामले को लेकर सियासत भी होने लगी। आप और कांग्रेस के नेता भी पूर्व सैनिकों का समर्थन करने के लिए अस्पताल पहुंच गए। करीबन एक आध साल से मैं जानता हूं, रिटायर आर्मी मैन, वो बीएसएफ के लोग हैं, सरहद संभालने वाले लोग हैं, उनकी सर्विस की जो भी मांगे गवर्नमेंट ने लिखी है, वहां जीआर करके उनको दी है, वो मांग गुजरात सरकार या भारत सरकार में पूरी नहीं हो पाती। कई बार वो गांधीनगर आए, अहमदाबाद आए, सरकार ने कुछ कमेटी बनाई, कमेटी बनाने के बावजूद भी उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही। पूर्व सैनिकों का कहना है कि उनको बाकी राज्यों जैसी सुविधाएं गुजरात में नहीं मिल रही और इसी के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे। मांगे क्या है आप लोगों की? हमारी जो मांगे थी, माजी सैनिक का आरक्षण 10% आरक्षण है, खेती और जमीन की प्लॉटिंग के लिए जो उनको देते हैं उनके लिए उनका पालन हो। माजी सैनिक को रोजगारी के लिए हथियार लाइसेंस होता है, उनका पालन हो। पगार रक्षण, ऐसे 14 मुद्दा की मांगों को लेकर हम आज सरकार को अनुरोध करने जा रहे थे। लेकिन सरकार ने जो आपकी राशि की मांग थी कि जो पैसे मिलने चाहिए, वो मांग तो स्वीकार कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके समक्ष सरकार ने ये रखा कि हमने ये 1 करोड़ की मांगे पूरी की है, मगर अभी भी उसमें विसंगता है। उसमें एक जो 7वां नंबर का क्रम था वो सरकार ने निकाल दिया गया। सरकार ने बहुत चालाकी से ये किया है। मैंने बताया था सचिव को, मगर ये बात मेरी मानी नहीं गई और आगामी मीटिंग भी नहीं करी। पूर्व सैनिक की मौत के बाद अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति होनी तय है। गांधीनगर से गोपी घांगर, आज तक।